हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु लॉ। तो आज मैं एक नया एक्ट लेकर आई हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम हमको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज को समझना है, तो आज मैं उसी टॉपिक को उठाकर लाई हूँ। ठीक है। अगर एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं और बीएलएलबी सेवन सेम के बच्चे जो हैं उनके सिलेबस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक्ट दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड हम डील करने वाले हैं। तो आज मैं गिफ्ट को समझाऊंगी। ठीक है। पर इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको उसके बारे में थोड़ा समझ आना चाहिए कि वो एक्ट बना क्यों। ठीक। तो मैं बहुत स्पीड में समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इमरजेंसी में बनाई गई वीडियो है। तो इसको हम समझते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1882 का है। ठीक है। तो इसमें टोटल चैप्टर 7 है और सेक्शन 137 है। ठीक। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये क्या ट्रांसफर करता है? तो ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर की बात करता है। पर इसमें जो ये ट्रांसफर होता है ना, ये पक्षकारों के कार्य के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है, विधि के द्वारा ट्रांसफर नहीं। कैसे? दो टाइप से ट्रांसफर होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी दो टाइप से ट्रांसफर की जाती है। एक तो पक्षकारों के कार्य के द्वारा, ठीक है, और एक होती है विधि के द्वारा। तो ये जो विधि के द्वारा जो ट्रांसफर होते हैं, जैसे विल हो गया, सक्सेशन हो गई, ये हम इसको टीपीए में डील नहीं करते। ठीक है। टीपीए में डील होती है वो प्रॉपर्टीज जो पार्टीज के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर की जाती। ठीक। तो वो जो ट्रांसफर के मोड होते हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में समलेगा। मैं लिखकर भी आई हूं समलेगा। क्या है ये समलेगा? तो देखिए, याद करने के पर्पज से आप इसको समलेगा याद कर सकते हो, बहुत इजी रहता है याद करना। एस से मतलब होता है सेल, एम मॉर्गेज, फिर लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एस्कनेलेबल क्लेम। ये 5 टाइप के जो मोड है, 5 टाइप के जो ये मोड होते हैं ये टीपीए में किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। चैप्टर्स भी इसमें ऐसे ही दिया गया है। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। ठीक है। और चैप्टर 3 से मोड ऑफ ट्रांसफर यूज हुए हैं सेल से। तो अगर आप समलेगा वर्ड ऐसे यूज, ये समलेगा को आप ट्रिक को यूज करते हो, तो ये चैप्टर्स भी ऐसे ही डिवाइड है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। इसको याद करने में बहुत इजी होगा। आज हम गिफ्ट का पोर्शन उठाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बनाऊंगी तो मैं इसमें लीज या एक्सचेंज समझाऊंगी। ठीक है। आज हम पर गिफ्ट समझते हैं। तो गिफ्ट है क्या? ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में गिफ्ट का मतलब वही है जो हम समझ रहे हैं, किसी को कुछ दान करना, किसी को कुछ गिफ्ट करना। बर्थडे वाला गिफ्ट नहीं। नॉर्मल अगर आप कोई बड़ा सी चीज, बड़ी प्रॉपर्टीज या कुछ गिफ्ट कर रहे हो, उसको ही हम गिफ्ट बोलते हैं। पर इसको आज हम लीगल अप्रोच करके पढ़ेंगे कि गिफ्ट मतलब ऐसे ही नहीं कि मुझे कुछ ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी हो, मैं जाके ऐसे किसी व्यक्ति को दे आई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इसमें समझेंगे कि गिफ्ट के लिए स्टेप क्या फॉलो करने पड़ते हैं, कौन दो पार्टीज होती है, पार्टीज को कैसा होना चाहिए, आप किस प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते हो, और अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो क्या रेवोकेशन भी कर सकते हो क्या? सॉरी, मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज कंसीडर कर लीजिएगा। तो आज हम इसी को समझते हैं। ओके। तो देखिए, चैप्टर 7 में सेक्शन नंबर 122 से सेक्शन 129 तक गिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है। इसमें हम गिफ्ट के काफी वेरियस पॉइंट को भी समझेंगे। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि गिफ्ट में मेन डेफिनेशन बोलती क्या है, गिफ्ट होता क्या है, लॉ के परस्पेक्टिव से गिफ्ट होता क्या है। ठीक है। तो चलिए हम गिफ्ट की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 122 ओपन कर लीजिए, उसमें गिफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। मैं गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या इसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। ठीक है। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरी एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। इसको हम समझते हैं। ठीक है। इसको मैंने डेफिनेशन को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके लाई हूँ, जिससे आपको समझ आए। एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो गिफ्ट हो रहा है वो किसी वर्तमान एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होना चाहिए। की पॉइंट, सबसे मेन फैक्टर, कि कोई प्रॉपर्टी आपके प्रेजेंट में आपके ओनरशिप में हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि 4 साल बाद मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आने वाली है
और उसका गिफ्ट मैं अभी से करना चाहती हूँ, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके कब्जे में जो प्रॉपर्टी अभी वर्तमान में है उसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट कौन सी प्रॉपर्टी का हो सकता है, तो मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का गिफ्ट हो सकता है। आई थिंक आपको मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टीज पता होंगी, नहीं होगी तो मैं लेक्चर एक कंप्लीट करूंगी इसके लिए, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, ठीक है, डोनर। अब मेरे पास एक इतनी ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है मान लीजिए, और मैं इसको गिफ्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है तो वो कहलाता है डोनर, ठीक है, दाता, ठीक। और ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर्थ पॉइंट जो है वो इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा जो दाता जो प्रॉपर्टी डोनर जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी वॉलेंटियर स्वेच्छा और एंड वर्ड यूज हुआ है और प्रतिफल के बिना किया गया हो, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अगर कोई दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट में जो एक फैक्टर होता है कंसिडरेशन का, अगर वो मिस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो वॉइड माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा मान नहीं होती है, एक तरीके से बन रहा है। पर इसका एक अपवाद है कि क्या बिना प्रतिफल के भी कोई संविदा मान्य है, तो गिफ्ट उसके अंदर आता है। हाँ है ऐसा, अगर डोनर अगर कोई गिफ्ट करना चाहता है तो उसकी यही कंडीशन होनी चाहिए कि आप विदाउट एनी कंसिडरेशन कर रहे हो और वॉलंटियर कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि मैं फलाना इतनी जमीन इस व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहती हूँ पर मैं इसके बदले ये लेना चाहती हूँ, तो ऐसा अगर आपने कंसिडरेशन सामने डोनी से जोड़ दिया है तो कंसिडरेशन अगर आप जोड़ते हो तो वहां पर गिफ्ट नहीं बोला जाता, ठीक। नेक्स्ट आता है जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जाती है, जिस व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दान में मिल रही है उसको डोनी बोलते हैं, ठीक है, डोनी। उस व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, या तो उस पर्सन के द्वारा या उसके पर्सन के बिहाफ में कोई उसको एक्सेप्ट कर सकता है। की पॉइंट्स याद आया? देखिए फर्स्ट है कि कोई प्रॉपर्टी वर्तमान में होनी चाहिए। सेकंड है ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। थर्ड थिंग है कि कोई व्यक्ति जो देता है उसको डोनर बोलते हैं, पर डोनर अगर ऐसी प्रॉपर्टी दे रहा है तो वॉलेंट्री देना चाहिए, उसको भय से गुस्से से डरा के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमको देना ही पड़ेगा और उसकी कंसेंट ही नहीं वैलिड होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है फ्री कंसेंट होना जरूरी है। तो अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो आपकी वॉलेंटरी होनी चाहिए और विदाउट कंसिडरेशन आप दे रहे हो। जिसको मिल रहा है उसको डोनी बोलते हैं, पर उसके द्वारा एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं चार ऊपर की कंडीशन फुलफिल हो गई हाँ और हम जाके दे आए, सामने वाले ने ना उसको एक्सेप्ट ही किया है ना उसको रिजेक्ट किया, आपको पता ही नहीं है और आप जाके दे आए और देख के अगर और बोल रहे हो कि हमारे द्वारा तो गिफ्ट हो गया है, नहीं। सामने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि आप उसको क्या दे रहे हो और उसके द्वारा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कुछ गिफ्ट करते हो तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन भी उसको ट्रांसफर होते हैं, जो कि हम आगे डील करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशन को तोड़ा। आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन को हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आप नीचे पढ़ोगे, प्रतिग्रहण कब करना होगा, मतलब ऐसा एक्सेप्टेंस कब होगा। ये की पॉइंट एक और याद रखना है कि जो ऐसा एक्सेप्टेंस है, जो कोई प्रॉपर्टी जो डोनर के द्वारा दी जाती है, अगर ऐसा एक्सेप्टेंस कब तक होगा, जब ऐसा एक्सेप्टेंस तभी मान होगा जब दाता के जीवन काल के दौरान, ठीक है, दाता के जीवन काल में, और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर डोनर कोई प्रॉपर्टी दे रहा है तो सबसे पहले वो कैपेबल हो। कैपेबल का मतलब यही हो कि वो साउंड माइंड हो, उसके पास जो प्रॉपर्टी उसका ओनर हो, उसकी ओनरशिप हो। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट में ना कुछ चीज आपकी ट्रांसफर होती है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो मैंने समलेगा लिखा है ना, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ आपका ट्रांसफर होता है। जैसे कि सेल में आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है ठीक है, मॉर्गेज में पोजेशन ट्रांसफर होता है और किसी चीज में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका ट्रांसफर होता है। किसी में टाइटल ट्रांसफर हो रहा, क्या हो रहा। तो जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो ओनरशिप तो आप तभी ट्रांसफर कर सकते हो ना जब कुछ चीज आपकी है। मान लीजिए ये डस्टर है, ये मैंने खरीदा है, अब इसमें मेरा पूरा अधिकार है,
ठीक है, इसको मैं गिफ्ट कर रही हूँ। तो जब मेरा इसमें अधिकार है तो मैं चाहे किसी को भी गिफ्ट कर सकती हूँ। तो जब मेरा अधिकार होगा, मेरे पास अस्तित्व में ये चीज होगी, तब तो मैं जाके कुछ गिफ्ट कर सकती हूँ ना, तब जाके उस सामने वाले इंसान का उस पर उस चीज में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जो चीज मेरी है ही नहीं, उसका मैं जिस चीज के मैं स्वामी ही नहीं हूँ, उस चीज को मैं कैसे, मेरे उस प्रॉपर्टी को लेके मेरे पास कोई राइट ही नहीं रहेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि दाता के जीवन काल के दौरान होना चाहिए ऐसा एक्सेप्टेंस। और अगर ऐसा वो गिफ्ट दिया जा रहा है, तो गिफ्ट में जो डोनर है वो कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी उसकी हो, साउंड माइंड हो, ठीक है, यही चीज है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा है, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा होना जरूरी है, पर अगर डोनी ही खत्म हो जाता है एक्सेप्टेंस करने के पहले, तो पूरा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। ए डोनर है, बी डोनी है। ए ने एक प्रॉपर्टी सारी कंडीशन को फुलफिल करके बी को देने जा रहा है, ठीक है। बी के पास पहुंच गई है प्रॉपर्टी, ठीक है, पर बी के एक्सेप्ट हाँ बोलने के पहले ही बी को अटैक आ गया और बी खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस नहीं की और बी मर गया, वहां पूरा गिफ्ट आपका वॉइड हो जाता है। यही बोल रहा है पैरा कि अदाता के जीवन काल के दौरान ही एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। मेन फैक्टर है कि लिविंग, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डोनर को भी जिंदा होना चाहिए और डोनी को भी लिविंग में होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। दोनों अगर मर जाते हैं, अगर कोई भी एक दो पार्टी मर जाती, खत्म हो जाती है, सॉरी, तो ये चीज टीपीए से डील नहीं करेगी, वो किसी और एक्ट से डील करने लगती है। इसलिए दोनों पर्सन का जिंदा होना, लिविंग में होना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। ये चीज जो मैं टाइप्स लेकर आई हूँ, ये आपको बुक हो सकता है बुक में मिल जाए, पर बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। 3 प्रकार के गिफ्ट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गिफ्ट। ठीक है, पहला होता है जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को, बाय लिविंग डोनर टू लिविंग डोनी। सेकेंड होता है मृत्यु शैया पर मृत्यु की संभावना पर दान, ठीक है। और 30 होता है बाई बिल। पहला होता है लिविंग बाय जीवित दाता द्वारा जीवित डोनी को, ठीक है, जीवित अदाता को। सेकंड होता है मृत्यु शैया पर, जो कभी आपने देखा होगा, कभी काफी फिल्मों में या रियल लाइफ में भी कि कोई व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसको लगता है कि वो खत्म होने वाला है, पर उसकी विल नहीं रहती है, तो वहीं वो 3-4 लोगों को बुला के बोल देते हैं कि मेरे इतनी जमीन, इसको दे दो, उसको दे दो, ये दे दो। इसी चीज को सेकंड पॉइंट पे डील करता है कि जब आप मृत्यु शैया पे रहते हो, मतलब आप ऐसी पोजीशन में हो कि आपको लग रहा है कि अब मैं मर, यहाँ लिखा है संभावना, मरा नहीं है, मर ही जाए ये भी नहीं है, ठीक है, संभावना। अगर संभावना लग रही है कि हो सकता है मैं जिंदा नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ अभी सब 3-4 लोगों के सामने बोल देता हूँ कि मेरे मरने के बाद इतनी जमीन इसको दे देना, इतने दे देना। तो ये चीज इसमें भी कंसीडर करती है। और तीसरा होता है बाई बिल। बिल आप सबको पता है कैसे बनता है। समझने की बात ये है, 3 टाइप के तो होते हैं, पर समझने की बात ये है कि ये दोनों टाइप टीपीए से डील नहीं करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन दोनों से कवर नहीं होता है, ठीक है। कवर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको करता है, जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि टीपीए में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो एक्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी पक्षकारों के कार्य के द्वारा जो ट्रांसफर हुआ जा रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। अगर इंसान खत्म हो जाएगा, कोई एक पर्सन भी खत्म हो जाएगा, तो वहां लॉ आ जाता है, विधि आ जाता है, मतलब वो फिर जो एग्जीक्यूशन होता है वो विधि कराती है। जैसे कभी कोई बिल बना के जाता है तो बिल रजिस्टर्ड हो जाती है, साइन हो जाती है, तो वहां जब आपका कोई व्यक्ति बिल बना के खत्म होता है, तो एडवोकेट आते हैं, वो सबके सामने पढ़ के सुनाते हैं। वहां उस व्यक्ति ने जिसने एग्जीक्यूशन किया या जो बना रहा है उसके द्वारा वो चीज नहीं हुई जा रही थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज टीपीए से कंसीडर नहीं होता है। टीपीए बाय लिविंग डोनर टू लिविंग डोनी के अंदर ही काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग पॉज करके या पीछे जाके आप लिख लीजिएगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से दिक्कत जा रही है। अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन, सॉरी, अब आप आ जाइए सेक्शन नंबर 123।
ठीक। सेक्शन नंबर 123 बोलता है कि अंतरण कैसे किया जाता है। अभी तो हमने पढ़ा गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ गिफ्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि गिफ्ट का जो ट्रांसफर जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा। तो देखिए हमने पढ़ा है मूवेबल और इमूवेबल, दोनों टाइप्स के गिफ्ट पढ़े हैं, ठीक है, दोनों टाइप्स के गिफ्ट पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका दान कैसे होगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका दान क्या होगा। ठीक, सेक्शन नंबर 123। तो अब देखिए, अब चार्ट बना लीजिए। स्थावर संपत्ति का दान जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक, तो इसमें 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है दाता, डोनर या उसके बिहाफ में उसकी ओर से साइन हो, ठीक है। तीनों कंडीशन फुलफिल की जाती है, ठीक है, तीनों कंडीशन का होना जरूरी है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में। स्थावर संपत्ति के दान में पहला पॉइंट आएगा कि दाता या उसकी ओर से साइन हो। सेकंड, कम से कम 2 विटनेस के द्वारा, 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित, अनुप्रमाणित हो, ठीक है, अटेस्टेड हो, और रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा हो। याद रखिए, इसको हम पढ़ते हैं। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए यहाँ पर तीनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट के लिए, ठीक। क्या, दाता या डोनर या उसके बिहाफ में किसी ने साइन किया हो, 2 या 2 से अधिक विटनेस के द्वारा अटेस्टेड हो, और बाई रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला तो दिया है कि आप या तो फर्स्ट स्टेप जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया है वो स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है, या तो ये 3 स्टेप करके फॉलो कर लो, या बाई डिलीवरी, परिधान के द्वारा, बाई डिलीवरी मतलब कब्जा ही दे दिया। 2 टाइप की, देखो समझ, कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट करते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ कोई कीमत नहीं बताई गई, आप याद रखो, कोई वैल्यू नहीं बोली गई है कि 100 या 100 से अधिक की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। उन्होंने बोला कि अगर स्थावर संपत्ति का आप दान कर रहे हो तो स्थावर संपत्ति के दान में आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पर अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी का दान कर रहे हो तो उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, 2 ऑप्शन दे दिए। क्या, या तो आप जो पहले आपने मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा वैसे फॉलो कर लो, या तो आप बाई डिलीवरी सीधे पोजेशन ही दे दो, परिधान ही कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के मोड है। सेक्शन नंबर 123 वही बोल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 124, चलिए, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। सेक्शन नंबर 124 ये बोल रहा है वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि गिफ्ट से प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी उसका होता है, ठीक है। तो 124 यही बोलता है कि अगर आप कोई गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो गिफ्ट वर्तमान प्रेजेंट की प्रॉपर्टी के लिए है तो वो वैलिड होगा, और अगर आपने ऐसा कोई दान भावी मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए किया है तो वो वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बी को गिफ्ट कर रहा है। उसका जो एक कमरा है वो अभी बना नहीं है, उसके ए के पोजेशन में नहीं है। ए बोलता है कि मैं ये पूरी प्रॉपर्टी बी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, पर ए ने ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं है। तो जो हिस्सा फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, फ्यूचर गिफ्ट के लिए बात कर रहा है, वो गिफ्ट वॉइड होगा, शून्य होगा। बाकी जो प्रेजेंट में जो प्रॉपर्टी है उसके उतने हिस्से का गिफ्ट वैलिड होगा। सीधे आपको यही याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ वर्तमान संपत्ति का होता है, भविष्य की संपत्ति का गिफ्ट शून्य है।
क्लियर? ठीक है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स लिख लीजिए, आवश्यक तत्व लिख लीजिए। दान के आवश्यक तत्व बहुत इजी है, कभी कभी पेपर में सीधे आ जाता है। पहला है, 2 मिनट। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे दान के आवश्यक तत्व क्या है। तो चलिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट। पहला, प्रतिफल की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कंसिडरेशन अगर जहाँ गिफ्ट में कंसिडरेशन का कोई रोल कॉल नहीं है, क्योंकि गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन ही होता है। सेकंड होता पार्टीज, दो टाइप की, दो पक्षकार होते हैं, डोनर और डोनी। ठीक है, डोनर कैसा होना चाहिए? डोनर जीवित होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, मतलब दान करने के लिए समर्थ हो, प्रॉपर्टी उसका हो। अदाता क्या हो? अदाता भी जीवित हो और उसके द्वारा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अंतरण कैसा हो? भविष्य की संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, फ्यूचर की संपत्ति का अंतरण नहीं होता है गिफ्ट में, प्रेजेंस में होनी चाहिए। ठीक है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, किसके? डोनर के द्वारा। और कंसेंट फ्री, वॉलेंटरी होनी चाहिए दाता के द्वारा, कि डोनर भी जो प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, वो वॉलेंटियर कर रहा हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, भय ना हो, उसकी कंसेंट भी प्योर हो। और एक्सेप्टेंस जो डोनी के द्वारा हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। और संपत्ति, संपत्ति हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, मूवेबल और रिमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी गिफ्ट में यूज हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि गिफ्ट हम कैसे करने वाले हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? बाई डिलीवरी भी हो सकता है, और उस तरीके से भी हो सकता है जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टीज की गिफ्ट के लिए देखा, कि कम से कम 2 व्यक्ति द्वारा अटेस्टेड हो, साइन हो और रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके एसेंशियल एलिमेंट है। अब एक क्वेश्चन ये पेपर में अलग से बन के आ सकता है कि क्या दान प्रतिशत हो सकता है, रिवोक हो सकता है, दान कैंसिल हो सकता है? तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक एग्रीमेंट के द्वारा, बाय एग्रीमेंट, और एक बाय रेसिशन, विखंडन के द्वारा। तो पहले हम एग्रीमेंट को समझते हैं। सेक्शन नंबर 126 अगर आप ओपन करोगे तो हम इसको पढ़ते हैं। दान निलंबित या प्रतिसंहत कब किया जा सकेगा? दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित या प्रतिसंहत हो जाएगा, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या भागता प्रतिसहनीय होगा, पूर्णता या भागता शून्य। इसको समझते हैं, एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। द डोनर एंड डोनी में एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल of the donor, a gift shall be suspended or revoked, but a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be। देखिए हम क्या क्या बोल रहा है ये समझिए। जहां दाता, डोनर और डोनी के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट डिपेंड हो, घटना घटित हो, और या घटित कोई घटना घटित ना हो, और जो ऐसा कंट्रोल है उस इवेंट पर, उस जो इवेंट पे जिसका कंट्रोल है वो डोनर का कंट्रोल ना हो, मतलब डोनर की इच्छा पर डिपेंड ना हो। तो अगर ऐसा घटना घटित नहीं होती है और डोनर की इच्छा पर डिपेंड होकर नहीं हो रही है, तो ऐसी घटना, ऐसा गिफ्ट रिवोक कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी की कंसेंट से बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट किए। ठीक है, 1 लाख रुपए मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है, क्या तो इसलिए गिफ्ट हो रहा है। ए बी को उसकी कंसेंट से इस कंडीशन के साथ 1 लाख रुपए गिफ्ट करता है कि बी से जो 1 लाख में से 10,000 रुपए का जो अमाउंट है और जो 90,000 का अमाउंट है, समझिए 1 लाख रुपए, ए बी को इस अनुमति के साथ, इस कंसेंट के साथ 1 लाख रुपए देता है कि वो कभी भी, एनी टाइम, ए कभी भी बी से 10,000 रुपए वापस ले सकता है। ठीक है, ए ने कोई एक इवेंट डिपेंड किया और उस इवेंट का जो कंट्रोल है उसने अपने हाथ में रखा। ठीक है, उसने बोला कि कभी भी मैं तुमको, जो मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, मैं उसमें से तुम्हें कभी भी मैं इन 10,000 रुपए वापस ले सकता हूँ। तो जो उसने ये 10,000 रुपए वाली की बात की है ना, ये जो 90,000 रुपए बचे हुए, तो 90,000 की कंडीशन में ऐसा गिफ्ट वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये डोनर के कंट्रोल से बाहर है, डोनर के कंट्रोल में नहीं है,
और जो 10,000 रुपए किसी भी टाइम डोनर लेने के लिए कंसेंट प्राप्त की थी वो वॉइड रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा इवेंट बनाया जिसपे कंट्रोल अपना रख लिया। तो हमने पढ़ा है 126 को, आप पढ़ोगे अब आपको समझ आ जाएगा कि जहां कोई घटना घटित ना होने के लिए और दाता की इच्छा पर निर्भर ना हो, अगर डोनर ने अपनी इच्छा, अपनी विल उस पर डिपेंड कर दिया, अपना कंट्रोल, मानिए सिर्फ ये समझिए उस कंट्रोल को रख लिया, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी वापस कर सकते हैं, तो ऐसा जो लेने वाला काम है ना, ऐसा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक। आप सेकेंड आता है बाई रेसिसे, विखंडन द्वारा। इसको समझ, आई थिंक समझ गए होंगे, बताते। ठीक है, विखंडन द्वारा। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट विखंडित होते हैं विखंडन के द्वारा। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनुचित प्रभाव है, इसको डाल लो विखंडन। विखंडन के द्वारा, ये हम रेवोकेशन समझ रहे हैं, गिफ्ट कैसे निलंबित या वापस या खत्म किया जा सकता है, विखंडन द्वारा। बाई बाई रेसिसन, RESCISSION। तो अगर कोई कंसेंट कभी किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली, अनुचित प्रभाव से ली, कपट से ली, मिस रिप्रेजेंटेशन से ले ली, ठीक है, इस तरीके से कोई कंसेंट लेके गिफ्ट कर दिया, तो जैसे संविदा विखंडित होती है ना, वैसे ही गिफ्ट विखंडित हो जाता है। कैसे? इसको एग्जाम्पल से समझते। ए एक ओल्ड लेडी है जो कि पूरी तरीके से बी पर डिपेंड है। ए एक ओल्ड लेडी है जो कि पूरी तरीके से बी पर डिपेंड है, ठीक है। बी ने उसको दबाव डाल के ए की प्रॉपर्टी को अपने नाम गिफ्ट करा लिया। ए के पास प्रॉपर्टी है पर वो पूरी तरीके से बी पर डिपेंड है, ठीक है। बी ने उसका फायदा उठा के उसकी जो प्रॉपर्टी है, डर से, कंसेंट से, जो भी है, प्रेशर डाल के, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, अनुचित प्रभाव डालकर जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा ली। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि जहां कोई फ्री कंसेंट नहीं रहती है, दबाव रहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई कंसेंट ली जा रही है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एक रेमेडी मिलती है कि आप इसका रेसिशन, विखंडन करा दो। यही बोलता है कि ऐसे गिफ्ट अगर इस तरीके से लिया गया है तो वो संविदा का रूप रखेगा और उस व्यक्ति ने जो ऐसी कंसेंट दी है उसको विखंडित करा सकते हैं, मतलब वो गिफ्ट कैंसिल करा सकते हैं। तो सेक्शन 126 यही बात कर रहा है, इसको और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 127। सेक्शन 127 कहता है ओनरस गिफ्ट, दुर्भर दान। इसको समझिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओनरस गिफ्ट क्या है। देखिए, आपने सुना होगा जब कभी कोई प्रॉपर्टीज, जब कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, ठीक है, गिफ्ट में दी जाती है, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस वो भी लिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी दे दी और जिस गिफ्ट में दे दी अब उसका सिर्फ लाभ लाभ आप ले लो, हानि हानि दूसरे ही को दे दो कि नहीं भैया तुमने तो हमें गिफ्ट किया है और हम इसके लाभ लाभ प्राप्त करेंगे, हानि हानि जो होगी वो तुम ही रखो। ऐसा नहीं है। 127 दो चीजों का बात करता है ट्रांसफर में। कैसा? पहला टॉपिक है ओनरस गिफ्ट क्या कहलाता है, ठीक है। ओनरस गिफ्ट में जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वो है पैरा, उसमें बोलता है जहां दान एक ही व्यक्ति को, वेयर अ गिफ्ट इज in the form of single transfer to the same person of several thing of which one is and the other are not bounded by any obligation, the donee can take nothing by the gift unless he accepted it fully। जहां की दान एक व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं, वहां अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह इसे पूर्णता प्रतिग्रहित नहीं कर लेता। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ए ने एक कंपनी में कुछ शेयर्स खरीदे, पूरी कंपनी खरीद ली और उस कंपनी में कुछ शेयर्स हैं। ए ने एक कंपनी खरीद ली, उसमें कई शेयर्स हैं, ठीक है। शेयर्स आप जानते हो स्टॉक मार्केट का समय चल रहा है, कुछ शेयर्स लेते हैं कहीं कई डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो कुछ में प्रॉफिट चल रहा है शेयर्स में, कुछ में लॉस चल रहा है, कई में प्रॉफिट चल रहा है और कई में लॉस चल रहा है, ठीक है। अब ये बी है,
तो डोनर और डोनी तो पता है। ए ये पूरी कंपनी बी को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, बी के पास क्या ऑप्शन है, बी के पास क्या ऑप्शन है, तो हमको जो हमारा सेक्शन नंबर 127 है उसका पैरा 1 ये बोल रहा है कि जहां कोई ट्रांसफर सेम सिंगल ट्रांजैक्शन में है तो उसके अंदर के जितनी प्रॉफिट और लॉस है वो डोनी को फुली एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो अगर ए पूरी कंपनी बी को गिफ्ट कर रहा है तो बी को वो प्रॉफिट वो शेयर्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जिनमें प्रॉफिट है, और वो शेयर्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जिनमें लॉस है। वो ए से ये नहीं कह सकता कि तुम जो मुझे कंपनी गिफ्ट कर रहे हो उसमें मैं प्रॉफिट वाले सारे शेयर्स बस लूंगा कि और लॉस वाले सारे शेयर्स मैं नहीं लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिंगल ट्रांजैक्शन में है, एक ही चीज दे रहे हो ना, पूरा होल उसको अलग नहीं किया सकता, उसको पृथक नहीं। आप कैसे करते हो, घर है, घर का गैरेज अलग कर दिया क्योंकि उसमें वो है घर, भैया वो तो पूरा एक है ना, घर का पूरा एक है कि एक कमरा हमें पसंद नहीं आया उसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां ट्रांजैक्शन सेम पूरा एक है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वहां आपके या तो डोनी को पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या पूरा छोड़ना पड़ेगा। ये डोनी के इसमें नहीं है कि उसको दोनों हाथ में लड्डू मिलने वाली चीज नहीं है कि उसको प्रॉफिट प्रॉफिट मिल जाए लॉस लॉस नहीं। आप या तो पूरा लो, पूरे के साथ उसके प्रॉफिट और लॉस लो, या पूरा छोड़ दो, ठीक है। अब इसका जो पैरा सेकेंड बोल रहा है वो ये बोल रहा है ए के पास दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और दोनों प्रॉपर्टी वो बी को गिफ्ट करना चाह रहा है। अब जो ये जो दो प्रॉपर्टी ना, दोनों प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अलग अलग हुए, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है। ए के पास दो प्रॉपर्टी है पर वो दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है और दोनों प्रॉपर्टी वो बी को दान करने वाला है। अब बी को पता चला इस प्रॉपर्टी में कुछ रेवेन्यू ड्यू है, ठीक है, कुछ टैक्स ड्यू है, कुछ रेवेन्यू ड्यू है। तो बी के पास अभी ये ऑप्शन है कि बी चाहे तो सिर्फ ए को एक ही एक्सेप्ट करे, या चाहे तो दोनों एक्सेप्ट करे, या चाहे तो कोई भी एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। यहाँ उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि उसको दोनों ही एक्सेप्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। जहां ट्रांजेक्शन सिंगल पर्सन को अलग अलग ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं वहां उसके पास ऑप्शन है कि आप उनमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हो। पर जहां सिंगल ही ट्रांजेक्शन है वहां आपको सिंगल ट्रांजेक्शन के प्रॉफिट और लॉस दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है। अब इसका अपन पैरा 2 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वेयर अ गिफ्ट, सेक्शन नंबर 127 का, वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर टू द सेम पर्सन of several things, the donee is at liberty to accept one of them and refuse to the other, although the former may be beneficial and the latter onerous। जहां कोई दान कई चीजों का एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरों के रूप में है, वहां दाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर हुआ। दो ट्रांजैक्शन की बात करता है सेक्शन नंबर 127। ओनरस गिफ्ट यही होता है जहां आपको कुछ मिल रहा है वहां आपको फुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट और लॉस भी, और जहां नहीं मिल रहा है, जहां आपको नहीं चाहिए वहां आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक पैरा है, ओनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन, निर्हित व्यक्ति को दुर्वरदान, ठीक है। इसमें समझिए क्या है, ये समझा। अब उसने ये बोला कि ए डोनर है और बी डोनी है, ठीक है, और बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। कैपेबल नहीं है तो मतलब समझ सकते हैं कि माइनर है, साउंड माइंड नहीं है, या कुछ भी है, ठीक है। ए कोई चीज इसको गिफ्ट कर रहा है, समझिए ए जो डोनर है वो बी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है और बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो बी को उस प्रॉपर्टी की प्रॉफिट और लॉस नहीं पता, पर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने पढ़ा है कि अगर आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हो, अगर डोनी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो उसकी राइट और लाइबिलिटीज भी एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर आपको ये घर गिफ्ट में दिया है, ठीक है, तो इस घर के टैक्सेस भी आपको भरने पड़ेंगे, इस घर का किराया भी आप लाभ आप भी प्राप्त करोगे, इस घर के बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप भरोगे, नल का बिल भी भरोगे, पर उसकी सुविधाएं भी आप पाओगे। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों आपकी है ना।
पर बी कैपेबल नहीं था और बी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ ये एक पैरा में ये बोल रहा है कि फिर अगर बी माइंड मतलब कैपेबल नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए वो बाउंड नहीं है। ठीक है, पर इसका सेकेंड पैरा ये भी बोलता है, सेकेंड पॉइंट, पर अगर ए को पर बी संविदा करने के लिए कैपेबल नहीं है, पर बी को पता है कि उसमें कुछ रेवेन्यू ड्यू है, कुछ टैक्सेस ड्यू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, और तब भी सब कुछ जानते हुए बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी उससे भाग नहीं सकता। उसके पास बचाव का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें पता नहीं था ऐसा कि वैसा, नहीं, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है, आप पढ़ लीजिए। जो अदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसे संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ है प्रतिग्रहित कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, किंतु यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात और बाध्यता की जानकारी रखते हुए वह दी गई संपत्ति को प्रतिधरित कर लेता है तो वह ऐसे आबद्ध हो जाता है। क्लियर? सेम चीज ये है कि अगर वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और उसको कोई जानकारी नहीं है और उसने एक्सेप्टेंस कर ली तो उसको थोड़ा सा बचाव का कारण मिल सकता है, पर उसको जानने, सब कुछ जानने के बाद भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब आपके पास बचाव का कोई भी कारण नहीं मिलेगा। ठीक, अब आते हैं लास्ट हमारा सेक्शन नंबर 128, सर्वस्व अदाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी का मतलब ये है कि जहां आपको कोई प्रॉपर्टीज मिल रही है, जहां आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, उसके प्रॉफिट और लॉस आप दोनों लोगे, पर आपकी जो लाइबिलिटी है ना वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उतनी प्रॉपर्टी से संबंधित लाइबिलिटी होगी। क्या? चलिए समझते हैं। धारा 127 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि जहां जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां अदाता दान के समय दाता के सब शोध ऋणों और दायित्व के लिए वैयक्तिक रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 वेयर अ गिफ्ट कंसिस्टेंस ऑफ द डोनर्स होल प्रॉपर्टी, the donee is personally liable for all the debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised therein। कहने का मतलब है, मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो उस प्रॉपर्टी में टैक्सेस ड्यू है, रेवेन्यू ड्यू है, तो जो बी, अगर बी कोई प्रॉपर्टी ले रहा है गिफ्ट में तो उसको उस प्रॉपर्टी की जितनी लाइबिलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी, पर पर्सनल जो ए की लाइबिलिटी है वो पूरी नहीं करनी चाहिए। मान लो इसने प्रॉपर्टी के नाम से कुछ लोन लिया, ठीक है, ठीक है, तो ये लोन इसका पर्सनल था, ए का डोनर का लोन पर्सनल था, बी उसके लिए लाइबल नहीं है, बी सिर्फ उस प्रॉपर्टी की चीजों के लिए लाइबल है कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ेगा, रेवेन्यू जो है वो देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के लेके जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज है वो पूरा करेगा, पर पर्सन का नहीं, डोनर का नहीं, कि डोनर के ऊपर इतना कर्जा है, हमें उसने गिफ्ट दिया, दान दिया, तो हम उसका कर्जा चुकाएं, हम उसके लिए भी लाइबल है, नहीं। तो 128 यही बोल रहा है, यूनिवर्सल डोनर वो व्यक्ति कहलाता है अगर उसने कोई प्रॉपर्टीज ली है तो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी रेवेन्यू है, सब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट भी उसके हैं डोनी के, और उस प्रॉपर्टी के ड्यूज भी डोनी के हैं। तो इस तरीके से आपका पूरे सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर 129 बस ये बोल रहा है कि ये जो गिफ्ट की बात है ये मोमनन विधि पर लागू नहीं होगी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से पूरा 122 से 129 का पोर्शन कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई और भी टॉपिक जानना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए। जो बच्चे मेरे से पर्सनल जुड़े हैं वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।